तो गाइज अब हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं मेंबरशिप इन अ कंपनी वाले चैप्टर से, और इसमें हमारी पहली अमेंडमेंट है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज वाले टॉपिक के अंदर सेक्शन 56 में। अच्छा, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क होता है? आई होप आप सबको ये बात पता होगी ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क होता है, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूं ट्रांसफर ट्रांसमिशन में क्या फर्क होता है। ट्रांसफर होता है बिटवीन लिविंग पर्संस, बिटवीन लिविंग पर्संस, इसको हम इंटरवीवर्स भी बोलते हैं। इंटरवीवर्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही क्या होता है, बिटवीन लिविंग पर्संस। और ट्रांसमिशन होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसमिशन क्या होता है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मिस्टर ए के पास, एग्जांपल लेके बात करते हैं, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, मिस्टर ए के पास इस कंपनी के 500 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर हैं। अब ये मिस्टर ए मिस्टर बी को वो शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है, तो ट्रांसफर जब ये करेगा तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसफरर, और जिसको किए जाएंगे उसे हम बोलेंगे ट्रांसफरी। जो कर रहा है वो ट्रांसफर, इसको किए जा रहे हैं वो ट्रांसफरी। और जब ये शेयर ट्रांसफर करेगा तो एक शेयर ट्रांसफर डीड साइन होगी, और वो जो शेयर ट्रांसफर डीड साइन होती है वो कंपनी एक्ट के अंदर उसका फॉर्म है फॉर्म SH4, मतलब बना बनाया फॉर्मेट है शेयर ट्रांसफर डीड का, उस फॉर्म को फिल करना होता है। तो जब ए बी को अपने शेयर ट्रांसफर करेगा तो SH4 साइन होगा, शेयर ट्रांसफर डीड साइन होगी। उसके बाद बी उसको पेमेंट करेगा, शेयर ट्रांसफर तभी साइन होगी जब पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कंपनी के रिकॉर्ड में से ए का नाम काट दिया जाएगा, बी का नाम चढ़ा दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफर। तो जब ये ट्रांसफर हो रहा था तो ए भी जिंदा था और बी भी जिंदा था, दोनों लिविंग पर्सन थे, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफर। लेकिन केस 2, मान लो मिस्टर ए है, उसके पास उस कंपनी के 500 शेयर हैं जैसे भी हमने देखा, मगर मिस्टर ए की हो जाती है डेथ, और डेथ होने के बाद उस मिस्टर ए का एक सन है A1। ये कौन है? सन। ये शेयर इसके पास चले जाएंगे, वो शेयर मिस्टर ए के किसके पास चलेंगे? उसके बेटे के पास जा रहे हैं। इसे हम बोलते हैं ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसे हम ये नहीं बोलेंगे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? वो शेयर्स ट्रांसमिट हो गए। क्या हो गए? ट्रांसमिट। क्योंकि यहां पे जब ट्रांसफर जो होता है वो दो जिंदा पर्सन के बीच में होता है, ये जो हो रहा है वो क्या कहलाएगा? ट्रांसमिट। दैट इज पास ऑन हो गए। ट्रांसमिट का कहता है पास ऑन हो गए, किसको? बाप से बेटे को। इसके इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। जो बाय, अच्छा यहां पे क्या ये दोनों पार्टीज के कंडक्ट से हुआ या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब जहां लॉ ऑपरेट कर जाता है। यहां दोनों पार्टीज का कंडक्ट था, यहां लॉ ऑपरेट कर गया, क्योंकि यहां पे दोनों पार्टी का कंडक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो मर गया, तो इसका कंडक्ट कहां से आया? इसके मरने का इसके शेयर इसके बेटे को मिले, इसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। अच्छा, एक ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं। ट्रांसमिशन तब भी कहलाएगा, मान लो पर्सन दोनों लिविंग है, पर्सन तो दोनों लिविंग है, लेकिन मान लो उसमें से एक पर्सन अनसॉन माइंड हो गया। जैसे मान लो मिस्टर ए है, ये है तो जिंदा लेकिन ये अनसॉन माइंड हो गया। अब अनसॉन माइंड हो गया और इसके पास उस कंपनी के 500 शेयर्स हैं एक्स लिमिटेड के, तो अब ये शेयर खुद तो इसके नाम पे रहेंगे नहीं, मतलब ये तो संभाल ही नहीं पाएगा उन शेयर को, मैनेज नहीं कर पाएगा, तो उसके शेयर उसके लीगल हायर को पास ऑन हो जाएंगे। उसके लीगल हायर्स वही उसके बच्चे वगैरह को पास ऑन हो जाएंगे। इसे भी हम ट्रांसमिशन बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन बोलेंगे। तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन फर्क समझ आ गया। ट्रांसफर होता है बिटवीन लिविंग पर्सन, ट्रांसमिशन होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो लिविंग के पर्सन में भी हो सकता है, लिविंग वाला एग्जांपल मैंने ये दिया, लेकिन मेनली वो डेथ के केस के बाद ऑपरेट होता है कि जैसे सपोज मेरे पास शेयर थे, मेरी डेथ हो गई तो कल को मेरे बच्चे को मिल रहे हैं, दैट इज ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के लिए सेक्शन 56 है, जिसमें पहले पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि जब भी कोई बंदा अपने शेयर ट्रांसफर करेगा तो प्रॉपर शेयर ट्रांसफर डीड साइन करेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा, प्रॉपर डेटेड होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए, SH4 के अंदर होने चाहिए। ये बेसिक बातें बता रहा है सारी, इसके अंदर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी के अंदर वो एप्लीकेशन लगाएगा, है ना, और जब कंपनी को वो दे देगा तो कंपनी उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करेगी, पहले वाले का नाम काट देगी, दूसरे वाले को चढ़ाएगी, है ना, लिखा है विद द पीरियड ऑफ 1 मंथ इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। ये वगैरह वगैरह सेक्शन 56(1) से लेकर 56(5) तक सभी सेक्शन की रिक्वायरमेंट है।
अमेंडमेंट आई है सेक्शन 56 सबसेक्शन 6 के अंदर, क्योंकि मैं सेक्शन नहीं पढ़ा रहा, मेरे को तो खाली पेनल्टी पढ़ानी है, तो अमेंडमेंट यहाँ आई है 56 सबसेक्शन 6 के अंदर। सिर्फ अमेंडमेंट ये छोटी सी क्या आई है, वो ये कह रहा है कि अगर किसी बंदे ने सेक्शन सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 5 तक कोई भी डिफॉल्ट करा, तो ये लिखा ना ऊपर, ये जो ऊपर वाले पॉइंट पढ़ा तुमने, वो सेक्शन 56 1 2 3 4 5 ये चल रहे हैं। जैसे कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करा टाइम पे, या कंपनी ने शेयर होल्डर का मिलके, जैसे बंदे ने शेयर ट्रांसफर डीड साइन ही नहीं करी थी और फिर भी उसकी बात मानकर अपने रिकॉर्ड में नाम चढ़ा लिया, तो वो सब चीजें गलत हैं। तो अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है तो पेनल्टी है कितनी, अगर कोई कंपनी कोई भी सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 5 में कोई भी डिफॉल्ट करती है, तो कंपनी और उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए की। कितनी लगेगी? 50,000 रुपए की। तो कंपनी पे भी लगेगी और जो उसके ऑफिसर डिफॉल्ट है, जिन्होंने डिफॉल्ट करा, उन पे भी लगेगी 50,000 रुपए की। इसलिए लिखा है अमेंडेड एज पर कंपनी अमेंडमेंट 2020। बस ये एक पेनल्टी है छोटी सी। और साथ में वो ये कह रहा है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस 56(7) ये बोलता है 447 में फ्रॉड में भी एक्शन लिया जा सकता है। फ्रॉड तो आपको पता ही है, 447 अलग से एक सेक्शन है, डिटेल में आगे बात करूंगा उसके बारे में। तो अगर आप, क्योंकि आपने अल्टीमेटली अगर कोई फ्रॉड करा इस पूरे केस के, तो आप पे फ्रॉड का एक्शन अलग से लिया जाएगा। तो एक तो ये अमेंडमेंट, सिर्फ अमेंडमेंट छोटी सी पेनल्टी के अमाउंट में, बस वो तो मैंने लिंक कर दिया कि ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आपको पता होगा जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर हो गए, सिक्योरिटी होल्डर हो गए, शेयर होल्डर, सबका कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है। लिखा है ना, कंपनी रजिस्टर किस किस का मेंटेन करती है? शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का। तो वो अगर कंपनी ने, और वो रजिस्टर कहां मेंटेन करती है? जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहां पे वो मेंटेन करती है। तो अगर कंपनी ने वो रजिस्टर ऑफिस मेंटेन, वो रजिस्टर ढंग से मेंटेन नहीं करा या कोई भी गड़बड़ी करी, तो उसमें कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। उस पेनल्टी के अमाउंट में चेंज है, बस यहाँ पे भी पेनल्टी के अमाउंट में चेंज है। तो कह रहा है कितनी पेनल्टी लगेगी? द कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 3 लाख रुपए की लगेगी, और जो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर 50,000 रुपए की लगेगी, जिन ने भी डिफॉल्ट करा है। तो आपको पता होगा कंपनी के अंदर जो ये सारे रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने का काम होता है, या तो डायरेक्टर्स का होता है या सीएस का होता है। तो अगर वो लोग ढंग से मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो कंपनी पे पेनल्टी कितने की लगेगी? 3 लाख रुपए की। शेल बी लायबल टू, और जो कंपनी के ऑफिसर डिफॉल्ट में कितने लगेगी? 50,000 रुपए तक की। ये हो गई एक नेक्स्ट अमेंडमेंट। अब आती है सेक्शन 89 के अंदर। सेक्शन 89 बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाले में है और सेक्शन 90 भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल वाले में है। ये जो अमेंडमेंट्स है ना, इन सब में कोई दम नहीं है। ये सब जितनी भी अमेंडमेंट है ना, ये सब किस चीज को अमेंडमेंट है लेकर? अमाउंट को लेकर है, अमाउंट ऑफ फाइन को लेकर है कि पेनल्टी के अमाउंट में चेंज हुआ है। तो ये अमेंडमेंट ना मैं नहीं करा रहा तुम्हारे लोगों को। पेनल्टी के अमाउंट देखो, यहाँ पे भी पेनल्टी के अमाउंट में चेंज है, तो पेनल्टी का अमाउंट तुम खुद पढ़ सकते हो, इसमें मेरे कराने लायक कुछ नहीं है। नोट्स में मेरे काम था डालना, मैंने डाल दिया। देखो यहाँ पे पेनल्टी के अमाउंट में चेंज है ना। नेक्स्ट सेक्शन 90 भी जो है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होने वाला, यहाँ पे भी पेनल्टी के अमाउंट में चेंज है। तो ये जो तुम्हारे जब टॉपिक्स है ना, ये वाले, ये तुम्हारे तुमको खुद करने हैं। पेनल्टी के अमाउंट में चेंज वाला तुम खुद ही कर सकते हो। जो मेरे समझाने वाला टॉपिक होगा मैं समझा दूंगा। ये देखो पेनल्टी के अमाउंटों में चेंज है। इसके बाद शेयर कैपिटल की अमेंडमेंट आएंगी, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो गाइस अब हम कर रहे हैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर की अमेंडमेंट्स। इसमें पहले आई है राइट इशू के अंदर अमेंडमेंट्स। पहले राइट इशू होता क्या है, 1 मिनट लगाकर समझा देता हूं, फिर अमेंडमेंट समझ लेंगे। अमेंडमेंट बहुत छोटी सी है, एक लाइन इंसर्ट हुई है, लेकिन वो क्या है मैं समझाता हूं। देखो राइट इशू क्या होता है? राइट इशू के अंदर कंपनी ऑफर देती है टू परचेज, ऑफर टू परचेज द सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। अबे व्हाट इज प्रोपोर्शनेट बेसिस बोल लो या प्रो राटा बेसिस बोल लो, इसका मतलब क्या है जरा समझना। मतलब जैसे सपोज कोई कंपनी नए शेयर लेके आ रही है, तो उसमें वो क्या करती है, अगर वो राइट इशू लाते हैं तो पहला अधिकार वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है कि पहले आप खरीद लो। वो नहीं खरीदेंगे तो फिर वो कंपनी बाहर वालों को बेचेगी। तो पहला परचेस करने का अधिकार किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। वो नहीं खरीदेंगे तो बाहर वालों को बेचेगी। इसे हम बोलते हैं राइट इशू, की पहला राइट उनको दिया। अच्छा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रो राटा बेसिस का मतलब क्या है? मान लो कि अगर एक कंपनी है, ये राइट इशू ला रही है, मान लो कंपनी एक्स लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर जो टोटल शेयर्स हैं
वो 1 लाख है। और मान लेते हैं कि एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास इस कंपनी के 10K शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं। इसकी वजह से ऑलरेडी कंपनी के कितने शेयर है, 10,000 शेयर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मिस्टर ए के पास उस कंपनी का 10% शेयर्स है। इस मिस्टर ए के पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 10% शेयर्स हैं। 1 लाख में से 10,000 शेयर ए के पास है। मान लो अब कंपनी न्यू शेयर्स लेके आ रही है, न्यू शेयर्स लेके आ रही है 20,000 और न्यू शेयर्स लेके आ रही है 20,000 शेयर्स राइट इशू की फॉर्म में। मतलब कंपनी राइट इशू लेके आ रही है 20,000 शेयर्स का। तो पहला राइट किसको दिया था, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रोराटा बेसिस पे। तो 20,000 का 10% कितना होता है, 20,000 का 10% होता है 2,000। तो 2,000 शेयर्स का जो ऑफर है वो इसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा राइट इशू के अंदर। इसको कितने शेयर्स का ऑफर दिया जाएगा, 2,000 शेयर का दिया जाएगा। तो ऐसे 2,000 क्यों दिया, समझ आ गया लॉजिक। इसके पास क्योंकि कंपनी की ओवरऑल शेयर कैपिटल का 10% था, तो अब जो कंपनी नए शेयर ला रही है उसका भी इसको ऑफर कितना दिया जाएगा, 10% का दिया जाएगा। तो 10% का, तो ओवरऑल जो नए शेयर आ रहे हैं 20,000 है, उसका 10% कितना हो गया, 2,000। तो इसको न्यू 2,000 शेयर्स का राइट इशू में ऑफर दिया जाएगा कि आपको खरीदना है तो बता दो। अगर ये खरीदेगा तो ठीक है, नहीं खरीदेगा तो कंपनी इन शेयर्स को बाहर भेज देगी। लेकिन पहला ऑफर इसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। ये होता है राइट इशू। अच्छा, ये जो राइट इशू होता है इसके अंदर जो कंपनी शेयर देती है, जैसे अगर मान लो कि शेयर का प्राइस अगर वो मार्केट प्राइस मार्केट में लेके आ रही है, तो अगर वो मार्केट प्राइस रख रही है उसका 200 रुपए, तो वो आपको देगी 180 में या 160 में, मतलब थोड़ा सस्ते में देगी। उसका रीजन समझ आता है ना, मार्केट वैल्यू से तुम कम पे दोगे तभी तो वो तुम्हारे से, तुम्हारा राइट इशू में शेयर होल्डर तुम्हारे से खरीदने के लिए अट्रैक्ट होगा, वरना वो कहेगा बाहर वालों में मेरे में फर्क क्या है। तो ये होता है राइट इशू का कंसेप्ट। अब इस राइट इशू में क्या होता है, अमेंडमेंट कहां आई है जरा सुनना। जब भी कोई कंपनी राइट इशू लाती है तो वह एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देती है। तो वह एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब ऑफर देती है तो एक ऑफर लेटर भेजती है। मान लो कंपनी एक्स लिमिटेड, ये मिस्टर ए है, तो मान लो ये कंपनी अगर राइट इशू ला रही है, क्या ला रही है, राइट इशू। और मान लेते हैं कि मिस्टर ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, ऑफ एक्स लिमिटेड। तो उस केस के अंदर अगर ये कंपनी राइट इशू ला रही है तो ये पहले इसको एक पहला, क्योंकि राइट इनको देगी तो पहले कंपनी इसको एक ऑफर लेटर भेजेगी कि देखो जी तुम्हारे लिए प्रोराटा बेसिस पे इतने शेयर बन रहे हैं। और वो ऑफर लेटर होगा फॉर्म SH8 में। तो ये फॉर्म SH8 जो है ये ऑफर लेटर का फॉर्मेट का फॉर्म है, ऑफर लेटर के फॉर्मेट का फॉर्म है कि आपको इस फॉर्मेट में ऑफर लेटर, जो ऑफर लेटर आपको भेजा जाएगा उसका फॉर्मेट है, मतलब ROC ने एक बना बनाया फॉर्मेट दे रखा है मिनिस्ट्री ने कि आप इस फॉर्मेट के अंदर ऑफर लेटर भरवाओगे। तो वो एक बना बनाया फॉर्मेट, उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, उसमें इस बंदे के आगे लिखा होता है, बंदे का नाम लिखा होता है, बंदे को ये बताया जाता है कि आपको कितने शेयर राइट शेयर्स में ऑफर किए जा रहे हैं, आपको खरीदने हैं नहीं खरीदने हैं। तो वो सब उस सारे फॉर्म में लिखी होती है बातें और आपको फिल करके देनी होती है। तो जब कंपनी आपको ऑफर देती है तो उसके लिए वो आपको मिनिमम 30 डेज का सोचने का टाइम देती है, मिनिमम मिनिमम 15 डेज का सोचने का टाइम देती है, मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज का सोचने का टाइम देती है। मतलब ये समझो, अच्छा मिनिमम 15 डेज का मतलब है कि कम से कम आपको 15 दिन तक तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप 15 दिन से पहले कंपनी को बोल क्या कहते हैं, ये देखो लिखा है ना, एक चीज लिखी हुई है इसके अंदर, गिविंग हिम एटलीस्ट 15 डेज एंड नॉट मोर देन 50 डेज, नॉट मोर देन 30 डेज टू राइट। कम से कम उसको 15 दिन तो सोचने के लिए देने ही पड़ेंगे, कम से कम। अब पता है क्या होता है, दिक्कत क्या है, उसे कम से कम 15 दिन सोचने के लिए देने हैं, कंपनी ने देने हैं। अब मान लो उसे 2 दिन बाद ही सोच लिया, लेकिन बेचारा क्या करे, कंपनी ने तो उसे कम से कम 15 दिन सोचने के लिए देने ही है। तो इसके लिए ना बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जहां पे मान लो 20-30 शेयर होल्डर है गिने चुने। अब सारे शेयर होल्डर से कंपनी ने डे 1 में ही बात कर ली, डे 1 में बात कर ली कि तुम लोग खरीदने को तैयार हो राइट इशू में, सबने हाँ कर दिया, एग्री कर दिया। लेकिन स्टिल लॉ में प्रोविजन ये था कि आपको कम से कम 15 दिन सोचने के लिए देने हैं। तो जबरदस्ती के लिए उनको 15 दिन सोचने के लिए देने पड़ते थे, जबकि वो पहले दिन एग्री कर जाते थे कि हम तो लेने को तैयार हैं। लेकिन स्टिल क्योंकि लॉ में प्रोविजन बना हुआ था आपको कम से कम 15 दिन तो सोचने के लिए देने ही है, और मैक्सिमम आप 30 डेज सोचने के लिए दोगे कि वो खरीदना चाहते हैं आपकी कंपनी के राइट इशू वाले शेयर्स या नहीं। तो जबरदस्ती के लिए 15 दिन तक तो देना ही, तुमको 15 दिन का टाइम देना ही था फॉर्मेलिटी के लिए। तो वो बंदा कहता था भाई जब मैं आज ही एग्री कर रहा हूं, मैं लेने को तैयार हूं, तो मेरे को 15 दिन क्यों दे रहे हो सोचने के लिए, मैंने सोच लिया, फाइनल है, मैंने आज ही लेने को तैयार हूं। जबरदस्ती में फिर भी कंपनी 15 दिन सोचने का देती थी, इसलिए अमेंडमेंट लाई गई और उसमें ये लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी, सिर्फ ये लाइन ऐड हुई है। तो अगर कह रहा है जब भी कोई कंपनी शेयर होल्डर को ऑप्शन देगी तो शेयर होल्डर मस्ट बी इन्फॉर्म द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज ऑप्टेड टू बाय, गिविंग हिम, उसको कम से कितने दिन दिए जाएंगे, एटलीस्ट 15 डेज। और ये जो अभी लाइन हुई है ना ऐड, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज मे प्रिस्क्राइब, ये लाइन ऐड हुई है कंपनी अमेंडमेंट 2020 में, सिर्फ इतनी सी लाइन ऐड हुई है, और सच लेसर ऑफ नंबर ऑफ डेज एज मे प्रिस्क्राइब।
बट नॉट मोर देन 30 डेज टू डिसाइड। आ गई बात। 15 दिनों से कम सोचने के लिए देंगे, मैक्सिमम 30 डेज देंगे। लेकिन एक ये लाइन ऐड करके फायदा ये हो गया, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज मे प्रिस्क्राइब मींस आने वाले टाइम पे हो सकता है कि सरकार एक लिमिट बना दे। देखो एज मे प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। प्रिस्क्राइब कौन करेगी, प्रिस्क्राइब बाय एमसीए, और एमसीए कहां प्रिस्क्राइब करेगी, इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एक रूल बना दिया जाए कि भाई नॉर्मली 15 दिन देंगे सोचने के लिए, मैक्सिमम 30 दिन देंगे, लेकिन छोटी मोटी कंपनीज के लिए ये 15 दिन वाली लिमिट भी ना रखें। इसलिए इसकी 15 दिन वाली लिमिट को हो सकता है छोटी मोटी कंपनियों के लिए 2 दिन कर दें, 3 दिन कर दें, आने वाले टाइम पे 2 to 3 डेज कर दें। एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी में तो शेयर होल्डर पहले ही हाथों हाथ ही मान जाते हैं। अगर आप उनको बोलो 15-20 लोग हैं, आपने हाथों हाथ कम्युनिकेट उनसे कर लिया तो बात खत्म हो गई। मगर 15 दिन तक उसको जबरदस्ती बाउंड करने की जरूरत क्या, कि 15 दिन तुम्हारे को सोचने का देंगे ही देंगे। वो बेचारा आज ही आपको एग्री करके बता रहे हैं सारे कि हम लेने को तैयार हैं, तो स्टिल 15 दिन सोचने के लिए क्यों देने हैं। जबरदस्ती की फॉर्मेलिटी होती थी, उन्होंने सेम डे सोच लिया, लेकिन स्टिल एज पर लॉ 15 दिन से पहले आप अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉ ये बोलता है 15 दिन को हम सोचने के देने ही है। इसलिए लिमिट आ गई। और सच लेस नंबर ऑफ डेज में प्रिस्क्राइब मींस कि आने वाले टाइम पे 15 दिन जो है, हो सकता है इस लिमिट को रिड्यूस करके 2 से 3 दिन कर दिया जाए। मैं तो एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, कितना करेंगे मेरे को नहीं पता, मैं तो एग्जांपल लेके 2 से 3 दिन कर दिया जाए। छोटी मोटी कंपनियों के लिए एक लिमिट बता दी जाए कि इन क्लास ऑफ कंपनीज के लिए लिमिट 15 दिन नहीं है, 2-3 दिन है। तो बस ये एक लाइन ऐड हुई थी, बस ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है राइट इशू में। इसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये है, आपको पता होगा रिडक्शन शेयर कैपिटल के लिए सेक्शन 66 लगता है। और जब भी कोई कंपनी अपनी कैपिटल रिडक्शन करना चाहती है तो उसके लिए उसको 3 चीजें करनी पड़ती हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, एनसीएलटी का अप्रूवल लेना होता है, और उस कंपनी ने कोई भी जो मार्केट से लोन से डिपॉजिट्स लिए हैं उसके ऊपर कोई डिफॉल्ट ना कराओ। लेकिन 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 इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई है पेनल्टी में, और वो पेनल्टी में अमेंडमेंट कहां आई है तो मैं दिखा देता हूं। सेक्शन 66 सबसेक्शन 11 में आई है, आई थिंक। यहाँ सेक्शन 66 सबसेक्शन 11 में ओमिट कर दिया है, कंपनी अमेंडमेंट 2020 के थ्रू सेक्शन 66 सबसेक्शन 11 ओमिट कर दिया गया है। उसमें क्या लिखा हुआ था मैं बताता हूं। इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, अब सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है मैं बता दूंगा अभी आगे जाके। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कंपनी अगर फेल हो जाती है सबसेक्शन 4 के प्रोविजन कंप्लाई करने में, तो कंपनी के ऊपर कम से कम 5 लाख की पेनल्टी लगेगी और मैक्सिमम 25 लाख तक की पेनल्टी लगेगी। ये पहले लिखा हुआ था सेक्शन 66 सबसेक्शन 11 में लिखा हुआ था कि अगर कंपनी सबसेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती है, सेक्शन 66 सबसेक्शन 4 की, तो उस पर मिनिमम 5 लाख की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 25 लाख की। लेकिन वो पेनल्टी अब कंपनी के ऊपर से हटा दी गई है, तो अब वो इस काल में कह सकते हो इस सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। बताया था ना मैंने, डीक्रिमिनलाइजेशन कंपनी अमेंडमेंट 2020 लाने का मेन मोटिव क्या है, डीक्रिमिनलाइजेशन। डीक्रिमिनलाइजेशन क्या होता है कि बहुत सारे सेक्शन से पेनल्टी को हटा दिया गया है, और बहुत सारे सेक्शन से पेनल्टी को हटाया नहीं गया, लेकिन अमाउंट ऑफ पेनल्टी रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब जरा सेक्शन 66 सबसेक्शन 4 पढ़ो होता क्या है। सेक्शन 66(4) ये बोलता है कि जब भी कोई, अभी तो मैंने ऊपर बताया कि जब भी कोई कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करेगी तो एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 66(4) ये बोलता था कि जब एक बार आपको एनसीएलटी का अप्रूवल मिल जाएगा, तो उसका अप्रूवल मिलने के बाद वो कंपनी को उस एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी को अपनी वेबसाइट वगैरह पे या जहां पे भी बताया जाएगा पब्लिश करना होता। लिखा है ना, द ऑर्डर ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 66 सबसेक्शन शैल बी पब्लिश्ड बाय द कंपनी इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल मेड डायरेक्ट। और ज्यादातर वो इस तरीके डायरेक्ट किया जाता था कि जैसे सपोज आपकी कंपनी है, मान ले कंपनी एक्स लिमिटेड, वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना चाहती है, वो रिडक्शन करना चाहती है, तो रिडक्शन जब करती है तो उसको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना है। तो जब एनसीएलटी का अप्रूवल आपको मिल जाता था, जब एक बार अप्रूवल मिल जाता था, तो सेक्शन 66 सबसेक्शन 4 ये बोलता था कि आपको उस अप्रूवल की कॉपी को पब्लिश करना है। आपको उस अप्रूवल को क्या करना है, पब्लिश करना होता है। जिस तरीके से एनसीएलटी बताएगा उस तरीके से अप्रूवल को क्या करना होता था, पब्लिश करना होता था, जिस तरीके से एनसीएलटी बताएगा उस तरीके से। अच्छा, एनसीएलटी ज्यादातर ये बोलता था अगर तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट है तो वेबसाइट पे उस अप्रूवल की कॉपी को पब्लिश कर दो, प्लस उसके अलावा एक न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में और एक इंग्लिश में, वर्नाकुलर में और इंग्लिश में। वर्नाकुलर मतलब उस एरिया की लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश में पब्लिश कर दो। एनसीएलटी ज्यादातर ये बोलता था। लिखा है ना कि जब एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी तो आपको उस ऑर्डर को पब्लिश करना होता था, ताकि लोगों को पता लग जाए कि आपकी कंपनी की रिडक्शन को एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है। और वो पब्लिश कहां करना होता था, जिस तरीके से एनसीएलटी बताएगा उस तरीके से। और एनसीएलटी क्या बताता है तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं। एनसीएलटी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बोलता है कि एक तो जो कंपनी की वेबसाइट अगर है तो वहां पब्लिश करो उस अप्रूवल को, प्लस उसके अलावा न्यूज़पेपर पब्लिश करो वर्नाकुलर इंग्लिश में, ताकि शेयर होल्डर जो उस कंपनी के हैं या जो आउटसाइडर लोग हैं, जो कंपनी के क्रेडिटर्स वगैरह हैं,
उनको पता लग जाए कि इस कंपनी क्या हो रही है, कैपिटल रिड्यूस हो रही है। देखो ऑब्वियस सी बात है ना, जब कंपनी कैपिटल रिड्यूस कर रही है इसका मतलब क्या है, वो शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर रही है। रिडक्शन का मतलब ही क्या है कि तुम कैपिटल रिड्यूस करके उनको उनका पैसा वापस कर रहे हो किसी तरीके से। तो क्रेडिटर सोचेगा ना, क्रेडिटर कहेगा मेरे को मेरा पैसा वापस नहीं दे रही कंपनी, है ना, और यहां पे कैपिटल रिड्यूस कर रही है, तो इसलिए किसी और का राइट इफेक्ट ना हो, तो इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ता था, उस एनसीएलटी के ऑर्डर को पब्लिश करना पड़ता था ताकि लोगों को पता लग जाए कि कंपनी रिडक्शन करा रही है। लेकिन वो ये अब ये जो अगर और ये लिखा हुआ था 6611 में, ये लिखा हुआ था कि अगर वो कंपनी उस ऑर्डर को पब्लिश नहीं करेगी तो कंपनी पे पेनल्टी लगेगी मिनिमम 5 लाख की, मैक्सिमम 25 लाख की। लेकिन वो पेनल्टी अब आपने देखा कि वो हटा दी गई है, वो पेनल्टी हटा दी गई है। तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर वो पेनल्टी हटा दी है तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी अगर अब ये ऑर्डर को पब्लिश नहीं करेगी तो क्या कंपनी पेनल्टी नहीं लगेगी? यस, बिल्कुल सही बात है, पेनल्टी नहीं लगेगी। तो बच्चा कहता है सर ये तो गलत होगा, अब तो कंपनी कोई पब्लिश करेगी नहीं तो लोगों को पता कैसे लगेगा? बेटा वो लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि एनसीएलटी का जो भी ऑर्डर पास आता है ना, वो आप एनसीएलटी से पेमेंट देकर निकलवा सकते हो। एनसीएलटी जो भी ऑर्डर पास करती है वो एनसीएलटी को आप नॉमिनल फीस पे करके निकलवा सकते हो किसी भी ऑर्डर की कॉपी। तो जब आप निकलवा ही सकते हो तो वो इसका मतलब वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो फिर अलग से पब्लिश करने की क्या जरूरत है? इसलिए वो लिमिट को हटा दिया, इसलिए उस रिक्वायरमेंट को हटा दिया कि अब आपको पब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पब्लिश करना है, और अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से तो एक अमेंडमेंट और होनी चाहिए, शेल की जगह यहाँ पे मे आना चाहिए। क्यों? जब नीचे इन्होंने पेनल्टी से अमेंडमेंट हटा दी तो यहाँ पे लिखा शेल बी पब्लिश, तो बंदा तो पब्लिश करेगा, और अगर नहीं करेगा तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी तो है नहीं, तो पेनल्टी तो है ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर जबरदस्ती, जब पेनल्टी है नहीं तो जबरदस्ती उसके ऊपर फिर मैंडेटरी क्यों लगा रहे हो पब्लिश करना है? शेल की जगह यहाँ पे भी क्या करना चाहिए था, मेरे हिसाब से मे करना चाहिए था, लेकिन लॉ मेकर ने यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं करा, लेकिन पेनल्टी हटा दी सेक्शन। तो और पेनल्टी किस चीज की हटाई है? अच्छा ध्यान सुनना, अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की पेनल्टी हटा दी। मैं कहीं से ये नहीं बोल रहा कि अगर कंपनी ने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने में कोई फ्रॉड करा तो उन पर पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के किसी भी प्रोविजंस को फॉलो करने में फ्रॉड करती है या डिफॉल्ट करती है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 6610 के अंदर देखो लिखा हुआ है, कंपनी का कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट अगर फ्रॉड करेगा, सॉरी यहाँ पे तो मैंने हाँ ऊपर लेके जा रहा हूँ, कंपनी कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट अगर फ्रॉड करेगा तो उसको सेक्शन 447 में पेनल्टी लगेगी, और 447 कंपनी लॉ में फ्रॉड का सेक्शन है, वहां पे तो जेल भी हो जाती है। तो नॉर्मली अगर कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में फ्रॉड करती है, मतलब अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अगर कंपनी प्रोविजंस फॉलो नहीं करती नॉर्मली, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 6610 के अंदर। हाँ बस एक ही चीज की पेनल्टी हटाई है, कौन सी वाली, कि अगर वो जो एनसीएलटी का ऑर्डर आता है अगर आप उसकी कॉपी को पब्लिश नहीं करोगे तो कोई बात नहीं कर रहे तो ना करो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप सबसेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी करते तो पेनल्टी नहीं है। तो ये एक अमेंडमेंट थी। नेक्स्ट एक अमेंडमेंट आई है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर सेक्शन 68 में, और बायबैक आपको पता है जब कंपनी बायबैक करती है तो सेक्शन 68 लगता है, और बायबैक के ना बड़े सारे प्रोविजंस है, और उसकी पेनल्टी दी हुई गई थी बायबैक की सेक्शन 6811 में, कि अगर कोई कंपनी बायबैक के प्रोविजंस ढंग से फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी में सिर्फ इतना करा है कि फाइन भी लगता था और जेल भी लगती थी, तो 3 साल तक की जेल होती थी अगर कंपनी बायबैक के प्रोविजन ढंग से फॉलो नहीं करती, तो वो 3 साल वाली जेल को हटा दिया गया है। तो इसका मतलब अगर आज की डेट के अंदर अगर कोई कंपनी बायबैक करते वक्त बायबैक के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती है तो कंपनी के जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको जेल नहीं होगी, खाली फाइन लगेगा, अब जेल नहीं होगी। इसका मैं कह सकता हूं ये सेक्शन पहले क्रिमिनल था, अब इस सेक्शन को सिविल सेक्शन बना दिया गया है, मतलब जेल हटा दी गई है। सेम ऐसे ही डिबेंचर्स के केस में हुआ है कि डिबेंचर्स के केस के अंदर तो पेनल्टी हटा दी गई है। सेक्शन 71 इश्यू ऑफ डिबेंचर में डील करता है, और इसमें ये बोला था कि सेक्शन 71(11) में कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करते वक्त किसी तरीके से कोई प्रोविजन फॉलो नहीं करती है तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी, ये कर दिया उन्होंने, पेनल्टी हटा दी गई है। तो बच्चा बोलता है कि सर डिबेंचर इशू करते वक्त अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करा पेनल्टी नहीं लगेगी तो ये तो गलत बात है। तो बेटा वो गलत बात नहीं है, उसके लिए एक रीजन है बहुत बड़ा, सिंपल सी बात है कि जो भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो लोन एग्रीमेंट साइन करती है ना, डिबेंचर इशू करती है तो क्रेडिटर ही आसानी से लोन नहीं देता अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो, है ना। तो प्रैक्टिकली वो डिफॉल्ट होने के चांस होते ही बहुत रेयर थे, मगर अब पेनल्टी हटा दी गई है यहाँ से। लॉजिक थोड़ा सा मेरे को लॉजिकली गलत लगता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे पेनल्टी हटा दी गई है सेक्शन 71(11) के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के केस के अंदर। बस यही है, यहां तक आज के लेक्चर को रखते हैं, मतलब बेसिकली आज डिबेंचर तक के अमेंडमेंट को करते हैं, चार्जेस को देखते हैं अगली वीडियो में।